मूवी के स्टार्ट में हमें एक कपल देखने को मिलता है जो अपनी कार में बैठकर वीकेंड के लिए कैंप करके एंजॉय करने के लिए जा रहे होते हैं। उन दोनों का प्लान ईडन लेक के पास में जाने का होता है। वो दोनों लोग गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होते हैं, जिसमें से लड़के का नाम स्टीव होता है और जो लड़की होती है उसका नाम जेनी होता है। वो लोग सीधा एक सबसे पहले होटल में जाकर रुकते हैं और नेक्स्ट डे वो दोनों लोग घूमने के लिए एक जंगल में निकल जाते हैं। ये जंगल जो होता है वो उसी ईडन लेक के पास में ही होता है और ये जंगल काफी ज्यादा घना होता है, जहाँ पर दूर दूर तक कोई रोड भी नहीं होती है। वो दोनों बस ईडन लेक के पास में पहुंचने ही वाले होते हैं कि उन्हें वहाँ पर एक टीनेजर बॉय किसी चीज की ड्राइंग करता हुआ दिखाई देता है। जेनी उस बच्चे के पास में जाती है और उससे कुछ बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन वो जो टीनेजर लड़का होता है वो ये बोलता है कि मेरी मॉम ने स्ट्रेंजर लोगों से बात करने के लिए मना किया हुआ है। इसके बाद में जेनी ठीक है बोलकर आगे चली जाती है। उन दोनों को लेक मिल जाती है और इसके बाद में वो लोग अपने कपड़े उतार के थोड़ा रिलैक्स करना स्टार्ट कर देते हैं और साथ में थोड़ा बहुत रोमांस भी करने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो अपना रोमांस करना स्टार्ट ही करते हैं, उन लोग को वहाँ पर कुछ टीनेजर्स लोग दिखाई देते हैं। वो टीनेजर लोग ईडन लेक के दूसरी साइड में अपने मजे करने लगते हैं और इस साइड में ये दोनों कपल थोड़ा आराम से सोने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर जब जेनी थोड़ा बहुत सोने की कोशिश कर ही रही होती है कि उसको अचानक से डॉग के भौंकने की आवाज आती है, जिससे वो काफी तेज डर जाती है और स्टीव लेक में यहाँ पर स्विमिंग कर रहा होता है। अब यहाँ पर दूसरी साइड में जो टीनेजर्स लोग होते हैं वो लोग काफी ज्यादा हाई वॉल्यूम पर म्यूजिक बजा रहे होते हैं, जिससे कि यहाँ पे जो ये कपल होते हैं वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। अब यहाँ पर जो स्टीव होता है वो उन बच्चों के सामने थोड़ा बहुत ब्रेव बनकर जाकर ये बोलता है कि म्यूजिक को थोड़ा कम कर लो, हम लोग यहाँ पर रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं और साथ में अपने कुत्ते को भी संभाल लो। यहाँ पर जो ये टीनेजर लोग होते हैं वो किसी गैंगस्टर से कम नहीं होते हैं और उन टीनेजर गैंग्स का जो लीडर होता है उसका नाम ब्रेट होता है। उन सभी लोगों के बीच में थोड़ी देर काफी ज्यादा बहस चलती है। स्टीव यहाँ पर ये समझ जाता है कि ये लोग अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादें हैं, इसलिए इन लोगों से ज्यादा कुछ बहस करना ठीक नहीं है, इसलिए वो समझदार बन के वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर स्टीव सीधा जेनी के पास में जाकर बैठ जाता है और वो दोनों फिर से आराम करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो ब्रेट होता है वो जेनी को एक दूरबीन से गंदी नजरों से देख रहा होता है और काफी सारे बुरे कमेंट्स भी पास कर रहा होता है। इसके बाद में जेनी अपने आप को एक कपड़े से लपेट लेती है और अपने आप को एक कपड़े से ढक लेती है। अब यहाँ पर इसके बाद में जो वो टीनेजर्स होते हैं वो जाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी जो शरारत होती है वो बिल्कुल भी खत्म नहीं होती है। वो उन लोगों के सामने इतने गंदे इशारे कर रहे होते हैं कि ये जो कपल होता है उनको भी शर्म आ जाती है। अब जब वो टीनेजर लोग यहाँ से चले गए होते हैं और ये कपल यहाँ पर बिल्कुल अलोन होते हैं, इसके बाद में वो दोनों कैंप लगाते हैं और दोनों लोग साथ में काफी ज्यादा अब इंजॉय करते हैं क्योंकि वहाँ पर और कोई नहीं होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट डे जब वो दोनों वापस जाने के लिए अपने कार के पास में जाते हैं तो उनकी कार के टायर के पास में बॉटल लगी हुई होती है, जिससे कि उनकी कार जो होती है वो पंचर हो जाती है। स्टीव यहाँ पर ये समझ जाता है कि ये जो काम है वो उन सभी टीनेजर्स बच्चों का ही है, काफी ज्यादा शैतान लोग हैं। वो कार को ठीक करने के बाद में ये कपल सीधा टाउन में चले जाते हैं। वो लोग वहाँ पर लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। यहाँ पर स्टीव जो होता है वहाँ की वेटर से कुछ साइकिलिस्ट बच्चों के बारे में पूछता है, लेकिन वो जो वेटर होती है वो ये कहती है कि मैं उन्हें नहीं जानती हूँ। लेकिन उसकी वेटर के अभाव से ये लग रहा होता है कि वो उन बच्चों को जानती है लेकिन बताना नहीं चाहती है। अब स्टीव जब लंच करने के बाद में अपनी कार से जब वापस निकल रहा होता है तब उसे रास्ते में उन सभी बच्चों की साइकिल घर के बाहर दिखाई देती है। इसके बाद में स्टीव को ये पता चल जाता है कि शायद ये हो सकता है कि ये उन्हीं बच्चों का घर हो और इस घर में उन लोगों के पेरेंट्स भी हो सकते हैं। इसके बाद में स्टीव अपनी कार को रोक के उनके पेरेंट्स से बात करने के लिए जाता है। वो जैसे ही घर के पास में जाता है, घर का गेट पहले से ही खुला हुआ होता है, जिससे कि वो सीधा उस घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा होता है, जिससे स्टीव थोड़ा और भी अंदर चला जाता है। इसके बाद में घर का जो मालिक होता है वो बाहर से आ जाता है। अब स्टीव यहाँ पर ये सोचता है कि घर का मालिक अगर मुझे पहले से ही अंदर देखेगा तो शायद ये हो सकता है कि वो मुझे चोर समझ बैठे, इसलिए वो ये सोचता है कि मुझे चुपचाप से यहाँ से खिड़की से भाग जाना ही बेहतर होगा। अब यहाँ पर स्टीव और जेनी कार में बैठकर फिर से ईडन लेक के पास में चले जाते हैं। वो दोनों लोग थोड़ा बहुत फिर एंजॉय वहाँ पर करते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर से वो जो टीनेजर लोग होते हैं वो उनकी कार अब इस बार चुरा लेते हैं। उन टीनेजर्स का ये जो प्रैंक होता है वो काफी ज्यादा देर तक चलता हुआ हम लोग को दिखाई देता है। ये सारे टीनेजर्स जो होते हैं वो उनकी कार के अलावा उनका मोबाइल फोन, वॉलेट और भी कई चीजें चुरा लेते हैं। इसके बाद में अब यहाँ
यहाँ पर रात हो जाती है, जिसके बाद में स्टीव और जेनी दोनों लोग उन सभी टीनेजर से अपनी कार की चाबी, वॉलेट्स और फोन मांगने के लिए जाते हैं। सभी लोगों के बीच में काफी ज्यादा बहस होती है, काफी ज्यादा गंदी लैंग्वेज वो टीनेजर्स लोग यूज कर रहे होते हैं। देखते ही देखते ब्रेट और स्टीव के बीच में यहाँ पर थोड़े बहुत छीना झपटी स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद में थोड़ी बहुत लड़ाई भी स्टार्ट हो जाती है। लड़ाई के बीच में जो उनका डॉग होता है वो स्टीव की तरफ उसको काटने के लिए बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर स्टीव अपना चाकू निकाल लेता है और अचानक से एक्सीडेंटली ये चाकू जो होता है वो उसके डॉग के गर्दन के ऊपर लग जाती है, जिसके बाद में उस डॉग की काफी बुरी तरीके से खून बहने के कारण मौत हो जाती है। ये जो डॉग होता है ये डॉग ब्रेट का होता है। अब यहाँ पर ब्रेट को काफी ज्यादा दुख हो रहा होता है कि उसका डॉग जो है वो मर चुका है। स्टीव जो होता है उस डॉग को इंटेंशनली नहीं मारना चाहता है, इसलिए वो जल्दी से उसे सॉरी बोलता है और ये भी सोचता है कि अब मुझे जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना चाहिए। वो कार की चाबी उठा लेता है और जेनी के साथ में बैठ के सीधा कार को जितना जल्दी हो सके वो कार को भगाता है, लेकिन उनके इस जल्दी के चक्कर में कार जो होती है एक बड़े से गड्ढे में फंस जाती है और स्टीव भी उस कार में बुरी तरीके से फंस जाता है। स्टीव यहाँ से कार से नहीं निकल पा रहा होता है। उधर टीनेजर लोग उनकी तरफ फिर से काफी गुस्से में बढ़ते हुए उन लोग की तरफ आ रहे होते हैं। स्टीव अब जेनी से यहाँ पर ये बोलता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा और मदद के लिए किसी को ढूंढ के लाना होगा। अब यहाँ पर स्टीव उसी कार में फंसा हुआ होता है। थोड़ी देर बाद ब्रेट और उसके साथी आ जाते हैं। ब्रेट का माइंड जो होता है यहाँ पर पूरी तरीके से रिवेंज की ओर होता है, इसलिए वो स्टीव को वहां से उठा लेता है और ले जाकर जंगल के बीच में एक खूंटे से बांध देता है। अब ब्रेट जो होता है वो स्टीव से यहाँ पर काफी ज्यादा टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है। स्टीव की जो यहाँ पर हालत होती है वो बहुत ही ज्यादा खराब होती है। वो खून से लथपथ होता है और जो उसके हाथ बंधे हुए होते हैं वो भी फेंस से बंधे हुए होते हैं। यहाँ पर ब्रेट के साथी लोग जो होते हैं वो उन लोगों को भी उकसाता है कि स्टीव के साथ में तुम भी टॉर्चर करो, क्योंकि वो ये चाहता है कि मैं इस मामले में अकेले नहीं फंसना चाहता हूँ। इसलिए वो अपने साथियों से उसको टॉर्चर करने के लिए कहता है और ब्रेट इस चीज की रिकॉर्डिंग भी कर रहा होता है। अब इसके बाद में जितने भी टीनेजर्स लोग होते हैं सब लोग एक एक करके अपने तरीकों से स्टीव को यहाँ पर टॉर्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। कोई उसके पेट पर मारता है तो कोई उसके पैर पर। अब यहाँ पर स्टीव काफी ज्यादा तड़पना स्टार्ट कर देता है। ये सब जो नज़ारा होता है वो जेनी थोड़ी ही दूर से देख रही होती है, लेकिन यहाँ पर जेनी ये नहीं समझ पा रही होती है कि आखिरकार मुझे यहाँ पर करना क्या चाहिए। थोड़ी देर बाद ब्रेट को जेनी के यहाँ पर होने का एहसास होता है, जिसके बाद में वो सीधा जेनी की ओर भागना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पर जेनी अपने आप को बचाने के लिए वो भी भागना स्टार्ट कर देती है। जब जेनी यहाँ से भाग निकलती है उसके पीछे ब्रेट के जितने भी साथी लोग होते हैं वो भी वहाँ से निकल जाते हैं जेनी को ढूंढने के लिए। अब यहाँ पर जो स्टीव होता है वो बिल्कुल भी अकेला यहाँ पर बचा हुआ होता है, जिसके बाद में वो अपने आप को किसी तरीके से छुड़ा लेता है और इसके बाद में स्टीव जंगल में थोड़ी दूर पर जाता है, जिसके बाद में उसे जेनी फिर से मिल जाती है। अब इसके बाद में यहाँ पर जो स्टीव होता है उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। काफी ज्यादा स्टीव का खून यहाँ पर बह चुका होता है, इसलिए उसके बचने की काफी ज्यादा उम्मीद कम हो चुकी होती है। जेनी यहाँ पर उसके खून को रोकने के लिए कुछ पट्टी वगैरह उसके घावों पर बांधती है। वो दोनों लोग थोड़ा बहुत रिलैक्स कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर वो टीनेजर लोग फिर से आ जाते हैं, जिसके बाद में वो कपल अपने आप को एक तालाब में छुपा लेते हैं। अब यहाँ पर जेनी के पास में सिर्फ एक ही रास्ता होता है, वो या तो स्टीव को यहीं पर छोड़ के जाए और किसी को मदद मांगने के लिए बुला के लेके आए। इसलिए वो ऐसा ही करती है, वो स्टीव को यहीं छोड़ जाती है और मदद मांगने के लिए रास्ते पर निकल जाती है। वो जंगल में भाग ही रही होती है कि अचानक से उसका पैर एक बड़े से कीले के ऊपर पड़ जाता है, जिसके बाद में उसका पैर कीले के आर पार हो जाता है। वो ज्यादा दूर नहीं जा पाती है कि वो जो टीनेजर्स लोग होते हैं वो फिर से उन लोगों को मिल जाते हैं। अब वो लोग जेनी को भी उठा लेते हैं। जेनी यहाँ पर ये भी देखती है कि वो लोग स्टीव को भी पहले से ही बांध के रखे हुए हैं। इसके बाद में वो जो टीनेजर्स लोग होते हैं वो स्टीव को लकड़ी में डाल के जिंदा जला देते हैं और ये नज़ारा जेनी के लिए काफी ज्यादा दर्दनाक होता है। जेनी अब यहाँ पर बिल्कुल ये नहीं समझ पा रही होते है कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रयास करने के बाद में जेनी अपने आप को फिर से किसी तरीके से छुड़ा के भागने में सफल हो जाती है। वो एक कचरे के बड़े से डब्बे में जाकर छिप जाती है। थोड़ी देर बाद में उन टीनेजर्स में से एक लड़का जेनी की ओर आता है। ये लड़का थोड़ा सीधा होता है, लेकिन जेनी अचानक से उसके गले के ऊपर हमला कर देती है, जिसके बाद में उस लड़के की मौत हो जाती है। ब्रेट ये देख के काफी ज्यादा दुखी होता है कि उसका जो साथी होता है उसकी मौत हो गई होती है। अब जेनी को सड़क पर एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है, जिसके बाद में वो उससे हेल्प मांगती है। वो ड्राइवर उसे कहीं और ही ले जा रहा होता है, जिसके बाद में जेनी उसकी कार उसे छीन लेती है और कार में अकेले ही भागने लगती है। रास्ते में उससे टीनेजर्स की एक और साथी दिखाई देती है, जिसके बाद में जेनी उसे कार से उड़ा देती है, जिसके बाद में यहाँ पर ब्रेट के दूसरे साथी की भी मौत हो जाती है।
अब जेनी सीधा अपनी कार को भगा के सीधा टाउन में जाती है। टाउन में वहाँ पर एक घर के पास में रुकती है जहाँ पर कई सारे लोग पार्टी कर रहे होते हैं। जेनी की हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब होती है। जब वो उन सभी लोगों के बीच में जाती है तो वो लोग उससे पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ है, ये सब किसने किया है। थोड़ी देर बाद जेनी को ये पता चलता है कि जो घर है वो सब उन्हीं टीनेजर्स के पेरेंट्स का ही घर होता है। ये घर जिन पेरेंट्स का होता है वो उन्हें थोड़ी देर बाद फोन भी आता है, जिसके बाद में उन पेरेंट्स को पता चल जाता है कि आखिरकार उनके बच्चों के साथ में क्या हुआ है और उन सब टीनेजर लोगों ने क्या कांड किया हुआ है। अब यहाँ पर जेनी जो होती है उसे थोड़ा बहुत शक होने लगता है कि आखिरकार मेरे साथ में अब क्या होगा, इसलिए वो सीधा बाथरूम में चली जाती है। जेनी को यहाँ पर बिल्कुल पता चल चुका होता है कि आखिरकार उसके साथ काफी ज्यादा बुरा होने ही वाला है कुछ। वो काफी ज्यादा डरी हुई होती है। थोड़ी देर बाद में ब्रेड भी आ जाता है। ब्रेड के यहाँ पर जो डैड होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। जेनी ने जो उन बच्चों को मारा है उसका भी गुस्सा ब्रेड के डैड को काफी ज्यादा होता है और साथ में वो ब्रेड से भी काफी ज्यादा गुस्से होते हैं। इसके बाद में ब्रेड के डैड ब्रेड को काफी ज्यादा तेजी से थप्पड़ मारते हैं। अब यहाँ पर ब्रेड के आंख में आंसू आ जाते हैं। अब यहाँ पर ब्रेड को थोड़ा बहुत अंदाजा होने लगता है कि मैंने काफी गलत किया हुआ है। ब्रेड सीधा अपने कमरे में जाता है और अपना फोन निकाल कर सारी वीडियोस डिलीट कर देता है। ब्रेड को यहाँ पर काफी ज्यादा अपने किए का पछतावा हो रहा होता है, लेकिन अब वो करे भी तो क्या करे, जो हो गया सो हो गया। और इसके बाद में यहीं पर मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों ये थी हमारी मूवी ईडन लेक का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये टॉर्चर वाली मूवी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। इस मूवी को देखने के बाद हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी के ऊपर भी भरोसा इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए। कोई भी लोग हो उसकी शकल पर नहीं लिखा होता है कि आखिरकार वो कैसा होगा, इसलिए सदैव सतर्क रहें और अपनी सुरक्षा स्वयं करें। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।